यात्रा में हम सब ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में किसी तलाश में निकले थे। किसी को सार्थकता की तलाश थी, किसी को ज्ञान। शब्द सबके अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पहुँच के लग रहा है कि बात तो एक ही थी। हम अपने अपने शब्दों में उसको कह रहे थे। मैं अभी महाराज जी से चर्चा कर रहा था। कुछ अच्छा करने का सोचा था, पर कितना बड़ा मिल जाएगा ये पता नहीं था। ज्ञान का सोचा था, वो पूरा तत्व ही आर पार होगा ये नहीं सोचा था। तो ज्ञान आया तो वो पूरा सामने आया, कार्यक्रम आया तो वो पूरा सामने आया, अपनी सीमाओं से बहुत फैल के आया, और हमेशा जो भी मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। आज इस सभा में एक सुखद संयोग है। साहनी जी, मिश्रा जी को मैं देख पा रहा हूँ। तो लगभग एक पीढ़ी साहनी जी, मिश्रा जी, आप लोग थे। इनके पीछे भी एक पीढ़ी है जिन्होंने बाबा जी ने जो अनुसंधान किया उसको लोगों तक पहुंचाने के क्रम में एक महती योगदान दिया। जब हम लोग जुड़े थे तो बाबा जी को हम नहीं पहचान पाते थे, उनकी महिमा को हम नहीं पहचान पाते थे, लेकिन आदरणीय राजन महाराज जी का जो भी एक मार्गदर्शन करने का तरीका और जो जैसा भी उनका व्यक्तित्व था वो हमको जल्दी स्वीकार हुआ। गायत्री परिवार के साथ एक जुड़ाव बना और उस क्रम में साथ मिलके कुछ दूर तक चलने का अवसर मिला। और महाराज जी ने ही बाबा जी की महिमा को हमको तो इतना ही समझ में आता था कि महाराज जी बाबा जी के पैर छूते हैं, इसका मतलब ये कोई और बड़े आदमी। बाबा जी बड़े आदमी है ये हमको डायरेक्टली उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन जिनको हम बड़ा मानते थे, यदि वो भी किसी से मार्गदर्शन लेते हैं और उनको इतना सम्मान देते हैं तो इसका मतलब वो कोई और बड़ी चीज है और बड़ी स्थिति में है, ऐसा हमारा ध्यान उस समय जाता था। तो आज इस सुखद अवसर पर सभा, मुझको लगता है कि हमारे आए हुए लोगों का सभा से एक छोटा सा परिचय हो जाए, फिर सभा स्वागत के लिए मैं आदरणीय महाराज जी को बुलाता हूँ। तो मुझको लगता है कि यहाँ मुख्य रूप से जो उपस्थिति है वो शिक्षा में काम करने के अर्थ में उत्साहित लोगों के स्वरूप में है। उसमें एक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के हमारे मित्र हैं जिन्होंने अध्ययन शिविर से गुजरने के बाद और पिछले 5 सालों में जब छत्तीसगढ़ सरकार का कोई बहुत सक्रिय सहयोग उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को बना के रखा है और हर 3 महीने में यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं। मैं चाहूँगा एक बार छत्तीसगढ़ के सभी वो मित्र जो शिक्षा विभाग से आए हैं या शिक्षा के कार्यक्रम में जुड़े हैं वो एक बार अपना हाथ उठाएंगे। बहुत धन्यवाद, आप सभी जोरदार ताली। खूब आपका है ना, सरकारी सहयोग में अपने आप को बनाए रखना वो एक धारा है, लेकिन अपने में उस जैसा हम मानते हैं तो जो आपने किया है वो अनुकरणीय है, वो सहाजनक है। इसके लिए आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बाद एक महाराष्ट्र का दौर शुरू हुआ और महाराष्ट्र से भी हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने, बल्कि अब तो अपनी सैलरी से ही पैसा इकट्ठा करके संस्थान क्रिएट करना शुरू किया है। तो बहुत सुखद स्थितियाँ महाराष्ट्र में बनी हैं। महाराष्ट्र से भी हमारे बहुत सारे भाई बहन आए हैं, तो एक बार चाहूँगा कि हाथ खड़े करके अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। स्वागत है, खूब स्वागत है आप सभी का, खूब स्वागत है। हम कहीं भी करें, जैसे माँ बाप रहते हैं ना तो अपने बच्चों की चर्चा कर करके खुश होते हैं, तो हम लोग भी आपकी चर्चा कर करके खुश होते रहते हैं। दोस्तों, इसमें जो अभी रिसेंट में नई शुरुआत हुई, दिल्ली से हुई, और दिल्ली के कुछ भाई बहन यहाँ उपलब्ध हैं। एक बार आप भी हाथ खड़ा करके अपने, ये सभी की जानकारी के लिए, ये सभी भाई बहन दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, ये सभी को केवल ऑन ड्यूटी उपलब्ध है। सभी अपने खर्चे से, अपने तन मन धन से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और देश भर से बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं जो अनेक भूमिकाओं में सबका उत्साहवर्धन करने और सहयोग देने के लिए रहते हैं। एक बार आप लोग भी हाथ उठा दें तो सभा पूरी हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय बाबा जी राजन महाराज जी को मुखिया कहा करते थे।
और छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी शुरू हो पाया वो आदरणीय राजन महाराज जी की प्रेरणा से और उनके जिसको कहना चाहिए कि अति सघन भौतिक उपस्थिति के स्वरूप में ही था। हर क्षण बाबा जी जब भी छत्तीसगढ़ आए और जब भी यहाँ से वापस जाते थे, आने से लेके जाने तक महाराज जी का साथ और पूरी टीम के साथ कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो सभा के स्वागत के लिए मैं आदरणीय राजन महाराज जी को आमंत्रित। सभा में विभिन्न स्थानों से आए हुए मनीषीगण, प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है ये, जब बहुत सारे लोग, सोचने वाले लोग, चाहने वाले लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उससे बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में दूसरा नहीं है। भीड़ तो हम लोग बहुत बड़े बड़े भीड़ को देखते रहते हैं। हुआ क्या, ये बाबा जी का जो पहला सूत्र है कि धरती स्वर्ग हो जाए, जिस तरह से बचपन से हम लोगों ने दुनिया को छोटे से गांव में जन्म लेकर हम लोगों ने देखा, तो तसल्ली नहीं होती थी क्या इसी के लिए आदमी पैदा हुआ है, क्या गांव को ऐसा ही होना चाहिए, क्या हमारी जिंदगी को इसी क्रम में बहना चाहिए। तो उस समय जो परंपरा थी वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, पंडित जी लोगों की, उसको समझने की कोशिश हम लोग थोड़ा बहुत किए। बहुत ऐसा नहीं है कि आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य आसानी से मिल जाता है। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें आदमी को भटकाने के लायक है, और खासकर आज की दुनिया में, पहले भी रही होंगी। तो जिसको एक कंफ्यूजन कहते हैं, भ्रम, एक बहुत दिनों तक भ्रम और एक अच्छी चीज के लिए चाहना, इन दो चीजों का बहुत बड़ा संघर्ष होता है। उसी क्रम में एक बार बाबा जी, हमारे यहाँ योग का बहुत बड़ा शिविर था, बाबा जी आए समापन समारोह में। बाबा जी की बातों को हम लोग सुने, तो उसमें एक बात जो हम लोगों के दिल को छू गई कि बाबा जी ने अपने संदर्भ को बताते हुए कहा कि मैं 18 घंटे 20 घंटे साधना करता था। हम लोग हम लोग 20 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते, ये हम लोगों की हालत है। और एक ऐसा आदमी हमारे सामने है जो 20 घंटे, आप 2-4 दिन इस तरह के प्रयोग करके देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पागल हो जाएंगे। 20 घंटे तक एक जगह पर शांत बैठना और किसी निश्चित लक्ष्य के बारे में सोचना बहुत सरल बात नहीं है। तो बाबा जी की सिंसियरिटी के ऊपर हम लोगों को भरोसा हुआ। फिर हम लोग अमरकंटक गए, बाबा जी बोलते थे दर्शन की बातें। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा जी ने दर्शन के द्वारा क्या कहा, इतना आपको समझ में तो आता है। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, कहाँ का सिर कहाँ का पैर। फिर बाबा जी हिंदी भाषी नहीं है, आप जानते हैं, कन्नड़ के हैं बाबा। तो इस तरह बहुत तकलीफ से, ना समझते हुए भी एक भविष्य के प्रति भरोसा लेकर के आदमी जिम्मेदार है। हम लोग धीरे धीरे बाबा जी की संगत को नहीं छोड़े, हालांकि समझते नहीं थे। एक बहुत बड़ी बात कि ना समझते हुए भी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति का जो मानव के लिए, हमारे जैसे सामान्य आदमी के लिए जो प्रेम और लगाव है, वो चीज हम लोगों को बांध के रखा। बाबा जी को अच्छा समझ के हम लोग अपने मित्रों को जो उस समय परिचित थे ले गए। उन लोगों ने कहा, राजन तुम समझो,
तुम समझने के बाद हमको समझा देना, इस जन्म में हमको ये बात समझ में नहीं आएगी। भाग गए भाई। आज तक वो लोग बाबा जी के दर्शन को समझने की हिम्मत नहीं की। क्या करते नहीं करते बात की घटना है। तो एकदम शून्य से बात शुरू हुई थी। जहाँ आप लोग बैठे हैं, जहाँ इतना अच्छा हम लोगों को लग रहा है, ये पूरा जंगल था। इस रास्ते से गुजरने में डर लगता था हम लोगों को। हम लोगों का गांव पास में है, तो बहुत मुश्किल से ये जमीन खरीदी गई। धीरेन्द्र शाह अंजनी जो हमारे पुराने मित्र है, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जीवंत उपस्थिति का एहसास हम लोग आज भी कर पाते हैं। तो ऐसी जंगल जैसी जगह में जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे बाबा, ऐसी भयानक जगह थी। और बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2000 के आसपास। साधन भी नहीं थे, मन में एक कामना थी, तमन्ना। सिर्फ एक व्यक्ति को, बाबा जी को भरोसा था कि होगा। मुझको ऐसा लगता था कि जरूर छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी जगह हम लोगों को मिलेगी, जगह की कमी नहीं रहेगी। उस समय तो वेरी प्राइमरी, एकदम प्राथमिक ढंग से हम लोग सोचते थे। किसी बात की गहराई को न समझते हुए भी उसके ऊपर एक भरोसा कर लेना और उसके पीछे लगे रहना। बाबा जी की संगत को हम लोग नहीं छोड़े। ऐसा करते हुए हम लोग पहली बार यहाँ पर आए तो एक छाया नहीं थी जहाँ बैठ के हम लोग 10-5 लोग खाना खा सकते। पेड़ के नीचे बैठ के, जंगल जैसा था ये पूरा इलाका, पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग खाना खाए थे। माने मोटे तौर पर एकदम शून्य से बात शुरू हुई थी। न बाबा जी समझ में आते थे, न जगह, साधन हम लोगों के पास वाकई कुछ भी नहीं थे। वहां से शुरुआत होकर धीरे धीरे बाबा जी की अच्छाई के ऊपर हम लोगों को भरोसा होता गया। दर्शन को समझ गए थे ऐसा नहीं। कभी कभी मुझको लगता है समझने के बहुत सारे स्तर हैं। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शब्दों को सीखकर हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम समझ गए। और शब्दों की अच्छी जानकारी है, उससे एक फायदा होता है कि दुनिया के बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग आपको शब्दों में परास्त नहीं कर पाएंगे। इतने अच्छे शब्द बाबा जी ने दिए हैं कि एक मुद्दे के ऊपर। हम लोगों ने उसको सरल बनाने की कोशिश में शब्दों को बदलकर उसका सरलीकरण करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्ञान पढ़ने लिखने के द्वारा हम लोगों के पास है, बाबा जी से ज़्यादा अच्छा कोई भी शब्द, चाहे सरलीकरण के क्रम में हम लोग खोज नहीं पाए। और उसका जो सौंदर्य है, उसके अर्थबोध की जो गहराई है, उससे आज भी हम लोग अभिभूत हैं। एक छोटी सी बात, एक पूरी जिंदगी की यात्रा करीब करीब हो गई। बाबा जी को आसानी से हम लोग स्वीकार कर पाते ऐसा नहीं था। हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा हुई है और आज के ज़माने के सुख दुख जो हम लोग बहुत तीखेपन के साथ भोगे हैं, किसी आदमी पर आसानी से भरोसा करने का मन नहीं होता। करीब करीब एक जन्म, इतनी लंबी यात्रा में हम लोग जाने या अनजाने बाबा जी को परीक्षा करते रहे। हालांकि ये ठीक नहीं था। बाबा जी के लेवल पर ज्ञान को उपलब्ध हुए बिना बाबा जी की परीक्षा करने की कोशिश करना तो ठीक नहीं है, गलत है उस लेवल तक जाने के बाद। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव होता है, हम लोगों ने एक जिंदगी भर परीक्षा की और उसके बाद एक जन्म बिताने के बाद इतना समझ में आता है कि बाबा जी ठीक बोलते थे। एक लाइन के सत्य को समझने में हम लोगों को एक जन्म का समय लगा। बाबा जी क्या बोलते थे, उसके अर्थ की और कितनी गहराइयां हैं और उसके भीतर क्या क्या भरा है, वो बात की बात है। बाबा जी जो बोल रहे हैं बात ठीक है, इतना समझने में एक जन्म की यात्रा, एक जन्म चला गया। अब तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आप सब लोगों को देखकर अब एक नया आत्मविश्वास
कि जो चीज़ वाकई मनुष्य के लिए जरूरी है, जो चीज़ मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, वो धीरे धीरे देर सवेर वो ज्ञान बहेगा और बहुत बड़ी मानव जाति को आप्लावित करेगा, ऐसा भरोसा होता है। हालांकि उसके लिए भी बहुत सारे पापड़ हम लोगों को बेलने की बात अभी बाकी है। तो एक अच्छी शुरुआत भटकते हुए जीवन को, भ्रम में पड़े हुए जीवन को, जिसको बाबा जी भ्रम नाम देते थे, जिसका परिणाम दुख के रूप में आता है, जिसको हम सभी लोग अच्छी तरह से भोग करके बैठे हुए हैं, उससे निकलने का कोई रास्ता हो सकता है, ऐसा भरोसा बाबा जी ने हम लोगों को दिलाया। हम लोग एक जन्म में इतना भरोसा कर पाए कि देयर इज समथिंग, कोई चीज़ है। और खासकर बाबा जी की ये मान्यता या कल्पना या उनको जो दिखा होगा, ये धरती स्वर्ग हो सकती है, आदमी देवता हो सकता है। बाबा जी ने अमरकंटक में अपने पुराने संस्थान का नाम दिव्य पथ संस्थान, दिव्यता शब्द को उन्होंने उपयोग किया था। दिव्यता की ओर जाने के लिए एक रास्ता है, ऐसा उनका प्रतिपादन था। एक छोटा सा इतना बड़ा बोर्ड लगा था अमरकंटक में। बाबा जी खुद भी धर्मशाले में रहते थे। मेरे ख्याल से इतनी प्लेन जमीन भी उस धर्मशाले में नहीं थी, बहुत उबड़ खाबड़, उसी में हम लोग रुकते रहे, बाबा जी की बातों को सुनकर समझने की कोशिश करते रहे। तो शून्य से लेकर आज तक गाड़ी जहाँ तक आई है, जैसा भाई सोम जी ने जिक्र किया कि इतना अच्छा हो जाएगा, ऐसा देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा हो गया, इस बात को देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक लाइन की बात और करूं, स्वयं बाबा जी और उस समय बाबा जी से जुड़े हुए जो लोग थे, इतनी अच्छा व्यवस्था की गई। हम सभी लोग गए, एक राजहरा नाम की जगह है, ऐसे ही सम्मेलन हुआ। तो हम लोग जो गए थे उसको छोड़ करके एक आदमी या दो आदमी से ज़्यादा नहीं आए। 5-7 दिनों के आते थे, और लोग जो बचते थे दोबारा फिर वहाँ पर सम्मेलन में हाजिर नहीं होते थे। जबकि इतनी अच्छी व्यवस्था उस सज्जन ने की थी, एक एक आदमी के लिए एक एक गाड़ी लगा दी थी, लाने के लिए, ले जाने के लिए। समझ में नहीं आना, एक या उनको रस पैदा नहीं हुआ या उम्मीद पैदा नहीं हुई। हम लोगों के भीतर कुछ उम्मीद थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब एक जन्म को और अगर हम लोग लगा सके, आप लोग तो मनीषी लोग हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम बहुत सारे लोग किए हुए हैं, तो आप लोगों को शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। एक शायर के शब्दों में कहूँ, ये शमशीर है, ये साज है, ये जाम है, ये तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये। आप लोग जिस बहुत बड़े कार्य के लिए सोचते हैं और आगे बहुत कुछ करने की विचार रखते हैं, उस प्रयास में लगे हैं, उनको बारंबार साधुवाद देते हुए आप सबका इस महत् कार्य के लिए दिल से स्वागत करते हुए अभी की बात को विराम दें। मित्रों, इस सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि चूंकि पूरा दर्शन शिक्षा और व्यवस्था के विकल्प को प्रस्तुत करता है, तो अब प्रयास बहुत फोकस्ड हो जाने की आवश्यकता है। एक तो साल भर में वार्षिक सम्मेलन होता ही रहा है, जैसे जैसे शिक्षा संस्थानों में और सरकारों में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे संस्थाओं की आवश्यकता बनने ही लगी है जहां ये दिखाया जा सके कि इस बात के आधार पे इस तरह के परिणाम सरकारों में भी आते हैं, किसी विद्यालय में भी आता है। इस क्रम में ये प्रयास तो आपको मूल से लेके जहां तक पहुंचे हैं इसका भी एक परिचय हो जाए, और जो मित्र आए हैं वो आगे इस कार्यक्रम में अपनी अपनी भूमिका को ले सकें, इस तरह से ये 2 दिन की प्रस्तुति है। बहुत संक्षेप में 2 लाइन में एक बार आपको पूरा व्यू आ जाए तो लगभग यदि
छोटी रायपुर परिषद, बेमित्रा, ये सब मिला के लगभग 67 परिवार इस पूरे प्रकल्प में अपना योगदान, सक्रिय योगदान बनाए हुए हैं आज की डेट में। इन 67 परिवारों के लगभग 251 सदस्यों के रूप में ये कारवां आगे बढ़ रहा है। उत्पादन गतिविधि के रूप में कृषि, गौपालन, बेकरी, कुछ चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। पशुधन के रूप में लगभग 300 पशुधन। कार्यक्रम के रूप में भी एक लंबा विस्तार है जो मैं अभी आने से तो मुख्य रूप से इस पूरी चर्चा का, 2 दिन की चर्चा का प्रयोजन, शिक्षा सम्मेलन का प्रयोजन का स्वरूप कैसा है, कैसा हम लोग सोचे हैं और कैसा मिलके हम सब इसमें साथ साथ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मैं अशोक गोपाला जी को आमंत्रित करता हूँ। अशोक गोपाला जी सभा में है ना? पीछे अशोक गोपाला जी, आपका परिवार में सोचता हूँ यहाँ पे हैं, बहन है, बेटियाँ तो है नहीं। तो मूलतः आप IIT दिल्ली से रहे और आदरणीय बाबा जी जब 93-95 के आसपास जाते रहे तो उस क्रम में आप लोग को एक समूह जो उस समय बाबा जी से जुड़ा और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते समय आने से आप लोगों ने सपरिवार एक पूरी भूमिका ली और अभी पूरे तन मन धन के साथ इस कार्य में लगे हैं। तो अशोक भाई। सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। आज इस मानवीय शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण सम्मेलन, मैंने इसको ऐसा नाम दिया गया है, इसके प्रयोजन को मेरे को रखना है ना। इसके लिए कुछ हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसको शुरू करें। ठीक है। तो इसमें मेरे को जो स्वीकार होता है कि ये जो अस्तित्व में प्रयोजन है ये तो एक ही है और अस्तित्व में जो प्रयोजन है वो एक ही है और वो है पूर्णता का प्रमाणित होना। और पूर्णता जो है वो गठन पूर्णता के रूप में तो हमें प्राप्ति है, मानव रूप में हमें क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को प्रमाणित करना है। और इसकी प्रमाणित होने की स्थली जो है मानव परंपरा है ना? तो मानव परंपरा में इस पूर्णता की परंपरा बन जाए, है ना, यही प्रयोजन, ठीक है। और इस प्रयोजन को पाने के लिए जो लक्ष्य निकल के आता है वो इस रूप में आता है कि मानव, क्योंकि ज्ञानावस्था की इकाई है, इसमें शिक्षा संस्कार एक निश्चित कार्यक्रम है। इस शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम मानवीयता पूर्ण हो जाए, यानी अस्तित्व के प्रयोजन सम्मत हो जाए। तो ये लक्ष्य समझ में आता है और जिसको बाबा जी ने शिक्षा का मानवीकरण योजना के रूप में प्रस्तावित किया। और इसी लक्ष्य के अर्थ में इस शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और इस शिक्षा सम्मेलन के आयोजन में आयोजनकर्ताओं ने कुछ उद्देश्यों को पहचाना है। ये एक पहला कदम है ना। इसमें आगे और चरण तो जुड़ेंगे ही, पर अभी जिन आवश्यकताओं को पहचाना है उसको आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चरण तो यही आप देखेंगे आज कि अभी तक इधर क्या काम हुआ है ना। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में शिक्षा के अर्थ में, जीने के अर्थ में, व्यवहार के अर्थ में, है ना, उत्पादन के अर्थ में जो भी काम हुआ है उसके बारे में आपको एक यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और इस सब कार्यक्रमों के मूल में अभिदय संस्थान की जो भूमिका रही है उसका एक परिचय मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे देश भर से साथी आए हैं और उनको पहले पता चल जाए कि हो कितना गया है, फिर उससे एक आधार बनेगा आगे क्या करना, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देश में अलग अलग जगह पे शिक्षा के अर्थ में कुछ कुछ प्रयास चल ही रहे हैं। इन सबको एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाने के लिए, जिसका नाम दिया हमने सार्वभौमिक पाठ्यक्रम रूपरेखा या यूनिवर्सल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना।
इसके अम्ब्रेला के अंतर्गत लाके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, है ना, एक तालमेल पूर्वक किया गया, योजनाबद्ध विधि से किया हुआ काम को का एक प्रस्ताव हमारे भाई सुरेंद्र पाठक जी रखेंगे। फिर इस प्लान को सुनने के बाद हम लोगों के अंदर, है ना, सबकी एक इच्छा तो जागेगी कि इसमें कैसे जुड़ा जाए। तो वो भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक चरण को तय किया गया। ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो शिक्षा संस्थान है, मुख्य तौर पे जो अभिभावक विद्यालय रायपुर है और चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र चोटी, है ना, इन दोनों के अंदर जो शिक्षा के काम चल रहे हैं और उसमें वर्तमान में कुछ आवश्यकताएं सामने आ रही हैं, जिसमें आप लोगों के सहयोग से वो आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, उनको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये जो 4 मुख्य उद्देश्य हैं, इस अर्थ में इस शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इतनी सी बात मेरे को रखनी थी। धन्यवाद। जैसा कि अशोक भाई ने कहा, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे मैंने चर्चा किया कि लगभग 67 फैमिलीज, 251 उनके परिवार के सदस्य उत्पादन कार्यों के रूप में बहुत सारी चीज़ें कुछ आपको दिख रही हैं। और लगभग पहले जब लड़के लड़के की शादी करते थे ना, तो ऊंट और हाथी गिनते थे। अब दोबारा से गाय गिनने की परंपरा शुरू, तो हमारे पास 300 गाय भी। और इससे जो निकला, अभ्युदय संस्थान के रूप में एक कोर स्थापित हुआ, जहाँ पे मध्य दर्शन के रूप में आदरणीय बाबा जी से जो अनुसंधान हुआ, उसका फैलाव शुरू हुआ। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक मुखर्जी नाम के व्यक्ति भिलाई में हुआ करते थे। कभी मैं, साधन भैया और भी शायद 1-2 लोग साथ में थे, तो उनके पास कभी गए। तो वो तो यहाँ नहीं आए, लेकिन अपने तरीके से वो कुछ इंट्यूटिव बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभ्युदय संस्थान एक नर्सरी है और यहाँ से बहुत सारे पौधे तैयार होंगे जो अलग अलग जगह स्थापित किए जाएंगे। तो धीरे धीरे इस नर्सरी से क्या क्या निकला, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अभ्युदय संस्थान से जो सबसे पहला पौधा निकला, वो रायपुर में अभिभावक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। तो इस क्रम में आदरणीय बाबा जी के साथ राजन महाराज जी की एक महती भूमिका, जिसमें से उनके साथ एक बड़ी टीम को उन्होंने जीवन विद्या के साथ में जोड़ा। तो मैं बहुत सम्मान के साथ महाराज जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। एक एक पौधा आप इधर स्थापित करते हैं। आदरणीय अनीता दीदी के साथ बहुत सारी हमारी बहनें, जिन्होंने तन मन धन से उस विद्यालय को संचालित किया। और बहनें एक विद्यालय को आर्थिक रूप से शिक्षा की क्वालिटी के स्वरूप में, एक उसके मैनेजमेंट के स्वरूप में खड़ी कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित किया। तो मैं बहुत सम्मान के साथ, देखो इतनी जगह नहीं है, ऐसे मत करो। अनीता दीदी आ गई, मतलब सब कुछ काफी भरा भरा। अनीता दीदी प्रतिनिधि, छोटी फैलता हुआ धीरे धीरे पीछे भी एक परिसर है, जहाँ हमारे जग्गू भाई एक परिवार के रूप में रहते हैं। हिंगना में कई सारे परिवार रहते हैं। इससे जो दूसरा एक बड़ा काम शुरू हुआ, जहाँ की जिसके प्रांगण में आज हम बैठे हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो 1 से 5 तक की शिक्षा रायपुर अभिभावक विद्यालय में सुनिश्चित होने के क्रम में है, और 6 से 12 जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं, और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से इस विद्यालय का शुभारंभ भी होने जा रहा है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में मानव तीर्थ भी स्थापित हुआ, जहाँ एक प्रेरणा विद्यालय। तो यदि आज की डेट में देखें तो रायपुर में अभिभावक विद्यालय 1 से 5,
चेतना विकास मूल्य शिक्षा छोटी 6 से 12, और मानव तीर्थ में प्रेरणा विद्यालय 1 से 12। तीनों विद्यालय, ये विद्यालय अभी इस साल शुरू हो जाएगा, अगले साल से शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो ही चुका है। धीरे धीरे डिटेल्स पे बात करेंगे। तो साधन भैया, अम्बा दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आ जाए। साधन भाई, अम्बा दीदी। इधर से, इस तरफ से, उधर से, ठीक है। और इस क्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हुई कि विश्वविद्यालय, एक पौधा विश्वविद्यालय बेमेतरा के रूप में शुरू हुआ, जिसका कि काफ़ी बड़ा परिसर और काफ़ी बड़ा निर्माण तैयार है। समय आने से सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। तो मैं सुरेन पाल जी को भी आमंत्रित करता हूँ। इस सभा में जो एक गति आगे बन रही है कि एक तो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं उनका रिव्यू कैसे हो, उसमें से क्या उपयोगी है, क्या काट छांट की ज़रूरत है, क्या उसमें और जोड़ा जा सकता है, और एक दर्शन की रोशनी में शुद्ध बुद्ध शिक्षा का स्वरूप उपलब्ध हो। इस क्रम में हमारे सुरेन पाठक जी हमारे बीच में हैं, तो आप भी आमंत्रित हैं। पाठक जी की एक अपनी जर्नी रही जिसमें काफ़ी सारा एकेडमिक्स के स्वरूप में उन्होंने सोचा है। ये सब यहाँ तक पहुँचा है, उसके मूल में आदरणीय साहनी जी, मिश्रा जी और इनके साथ जुड़ी हुई एक टीम रही। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय साहनी जी को हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय साहनी जी। विश्वविद्यालय और मानव तीर्थ के रूप में जो एक महती सहयोग और एक तन मन धन से जो स्वयं को और पूरे संस्थान को अर्पित करने के क्रम में IASC यूनिवर्सिटी राजस्थान, हिमांशु भाई। है और किसी को ऐसे लग रहा हो मेरे को आना चाहिए तो आप आमंत्रित। शिक्षा केंद्र में जो एक महती भूमिका ली है, तो मैं निधि बहन जी को भी आमंत्रित करता हूँ। आ जाए। तो मित्रों, थोड़ी सी बात अशोक भाई ने रखा कि शिक्षा का प्रयोजन के बारे में कुछ बात रखी। मैं उसी बात को और आगे बढ़ा देता हूँ। तो शिक्षा जिसको कह रहे हैं, शिक्षा जैसी चल रही है और जैसी शिक्षा समाज के द्वारा अपेक्षित है। तो मूल रूप में जैसा हम सभी लोग समझ रहे हैं कि भाई 4 अवस्थाएं हैं, शेष 3 को किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल मानव को एजुकेशन की आवश्यकता है। कुछ लोग हंस रहे हैं इस बात। तो जैसी शिक्षा चल रही है वो हमारे सामने है, हम सब ने पाई है, उसके अधूरेपन को भोगा है। लेकिन जब भी शिक्षा को पूरा करने के प्रयास में, चाहे जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, चाहे ओशो बोलते हैं, चाहे और कोठारी कमीशन से लेके तमाम तरह के महापुरुष से लेके शिक्षाविद बोलते हैं, तो वो आवाज़ एक तरफ रह जाती है। मेरे को लगता है कि यदि पुरानी किताबें उठा के देखेंगे तो एक लंबा, शायद हो सकता है 50 साल के ऊपर का समय है जब शिक्षा पे बोला जा रहा है कि शिक्षा पूरी नहीं है। लेकिन ये ध्वनि केवल शिक्षा परिसरों के बाहर तक ज़्यादा रहती है, ऐसा लगता है। जब भी शिक्षा केंद्रों में, संस्थानों में अंदर आके बात की जाती है तो ये बहुत गहरे में स्थापित है कि इंजीनियरिंग शिक्षा है, मेडिकल साइंस शिक्षा है, एग्रीकल्चर शिक्षा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश शिक्षा है। जब भी मानव को शिक्षा में लाने की बात की जाती है तो या तो इसकी हिम्मत ही नहीं होती है, या ये माना जाता है कि ये धर्म और अध्यात्म का काम है, शिक्षा का काम अलग है, और ये मानव के बारे समझना ये धर्म और अध्यात्म का काम है। और कुछ उत्साहित विचारक
या कुछ और सोचने वाले लोग इसको जबरदस्ती शिक्षा में घुसाना चाहते हैं। ऐसा एक गहरी मानसिकता, क्योंकि लगभग ये भी एक संयोग रहा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, 3 राज्यों की स्कूल एजुकेशन में काफ़ी गहरे में काम करने का अवसर मिला। लेकिन लगातार ये द्वंद्व बना ही रहता है कि ये जो कर रहे हैं ये शिक्षा नहीं। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में काम आगे बढ़ा और अध्ययन की बात आई। जब अध्ययन की बात आई तो हमने शर्त रखी भी, जो लोग बिना TAD आना चाहते हैं तो वो लोग आ जाएं, ताकि इसमें कमिटमेंट अपने आप में चेक हो जाएगा, और जो लोग, एक फिल्टर प्रोसेस भी किसी चीज़ में लगने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग आ गए तो काम शुरू हो गया। तो दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, बिना TAD आते हैं तो इसमें क्या खास बात है, बढ़िया छुट्टी रहती है, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं काम थोड़ी करना पड़ता है इनको। तो किसी सकारात्मक चीज को भी नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे मूल भावना यही है कि शिक्षा का मतलब है एग्जाम्स। वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसका मतलब है मार्क्स, और मार्क्स बढ़े तो शिक्षा ठीक, इसके अलावा शिक्षा नहीं है। अच्छा, जैसा हम सब मिलके सोच रहे हैं, उस क्रम में एक व्यक्ति शिक्षा के वृहद स्वरूप को स्वीकार सके, उसमें उसको 2-3 शिविरों से गुजरकर, अध्ययन शिविर से जब वो गुजरता है, तब उसको समझ में आता है कि अच्छा, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये तमाम चीजें एक कैनवस पे है। और मध्यस्थ दर्शन के रूप में जो बात की जा रही है, ये कोई परिवार में संबंधों के रिपेयर मेंटेनेंस की या एक आदमी की व्यक्तिगत जागृति का मामला नहीं है। ये पूरी एक शिक्षा का स्वरूप है। इस बात तक पहुंचने में आदमी को, यदि आदमी सिंसियरिटी से लगता है, तो 1 साल लगता है। इससे कम में उसको ये पूरा व्यू आ सके कि जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरी तरह से इसमें समाहित है, उससे और बेहतर सोचने, करने, जीने की बात है, इसमें उसको कोई समय लगता है। दूसरी ये भी बात है कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं किसी भी सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी के रूप में, नेताओं के रूप में, अधिकारियों के रूप में, वो ना, उनकी तो शिविरों में आने की संभावना कम होती है, अध्ययन में आएंगे इस बात की संभावना काफी कम होती है। तो उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत मुश्किल होता है कि दर्शन के रूप में एक संपूर्ण शिक्षा का विकल्प की बात हो रही है, ये काफी मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों से जूझते हुए कि इसका विकल्प क्या हो, कैसे सोचें, निर्णय लेने वाला जो है वो तो शिविर और अध्ययन में आएगा नहीं, और जिसको अध्ययन में आना है ना, वो निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये द्वंद्व हमेशा जारी रहा। तो इस सब को सोचते हुए एक रास्ता, दूसरा, जो लोग शिविर करते हैं शिक्षकों के रूप में भी और समाज के रूप में भी, वो भी बहुत बुलंद आवाज में जाके समाज से बात कर सकें, समाज से संवाद कर सकें, और वो कम्युनिकेट कर सकें कि क्यों इसकी आवश्यकता समाज में है, शिक्षा में है। ऐसा भी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि एक व्यक्ति को शिविर करके, 1-2 शिविर करके तो बहुत सारे लोगों को शिविर में लाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक गुफा में चल देता है, जहां उसको भी कुछ समय लगता है अपने आप के, अपने भीतर के जो द्वंद्व हैं उनको रिजॉल्व करने में, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे आ जाए जब वो समाज में आंख से आंख डाल के बात कर सके और ये बता सके क्या जिंदगी में अधूरा है और कैसे उसके पूरा होने की संभावना है। मित्रों, इस क्रम में पिछले दिनों अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जिसको हम शिक्षा कह रहे हैं, हम इस बात से पीड़ित हैं कि एक आदमी 25 लाख की कार लेके, लेकिन उसको ट्रैफिक में चलना नहीं आता है ना। एक आदमी अपने ही परिवेश में जिस तरह से जीता है, उसका साफ सफाई का या तमाम और चीज़ों के जो भी सामान्य एडिकेट्स हैं, जिसको हम कॉमन सेंस के नाम से जानते हैं, वो भी आदमी में देखने को नहीं मिलते हैं। फिर गहरी कुछ बात करें तो संबंध में जीने की तृप्ति और सही अर्थों में हम साथ मिलके चल पाएं, ऐसी भी कोई योग्यता हमारी बनती नहीं। तो जब यहाँ शिक्षा की बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी सृष्टि अपने आप में व्यवस्थित है, मानव में उस व्यवस्था को समझने की ताकत है, मानव उस व्यवस्था को समझ पाता है तो स्वयं में व्यवस्थित हो पाता है, अपनों के साथ व्यवस्थित हो पाता है, उस फैलाव में समाज में अखंडता का सूत्र बनता है, और समाज में अखंडता का सूत्र बनने के क्रम में व्यवस्था का सूत्र बनता है। इस तरह से यदि नेचर में एक परफेक्ट हार्मनी होने के स्वरूप में है
और मानव उस होने के स्वरूप को पहचान पाता है तो रहने के स्वरूप में उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो बेसिकली शिक्षा अखंडता और सार्वभौमता को समझने और जीकर प्रमाणित करने का स्वरूप है। ऐसा हम शिक्षा को समझ पाए। तो शिक्षा जिसको अभी तक हम कह रहे थे कि मार्क्स आ जाएं, जॉब मिल जाए, सुविधा मिल जाए, संग्रह मिल जाए, भोग मिल जाए, उसके साथ युद्ध और संघर्ष फ्री में है, ये एक धारा है। जब हम दूसरी ओर बात कर रहे हैं तो सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, हर इकाई उपयोगिता पूरकता के स्वरूप में है, मानव भी उपयोगिता पूरकता के स्वरूप को पहचानता है, तो उसका अपना व्यक्तित्व खिलता है, उसकी खुशबू से आंगन महकता है, उससे समाज भय से मुक्त होता है और प्रकृति में आने वाली पीढ़ियां इस उपवन में अपनी जिंदगी की जागृति को देख सकें, ये संभावना उसको सुस्पष्ट होती है। तो पहले ही दिन से एक व्यक्ति है ना, जिंदगी की पूर्णता को देखे, समाज की पूर्णता को देखे, या वो अपने आसपास के, अपने माँ बाप के, समाज के सबके अधूरेपन को देखे, उस अधूरेपन से पीड़ित हो, सबको गालियां देते हुए बड़ा हो और भड़ास निकालते हुए इस संसार से चला जाए। दोस्तों, रास्ता तो दिखाई देता है और जो कुछ यात्रा अभी तक हुई है और जितने मित्र इस सभा में बैठे हैं, उनके बैठे होने से इस बात का भरोसा मिलता है कि यात्रा वहां तक पहुंचेगी और इन्हीं आंखों से हमको वो देखने को मिलेगा कि यात्रा पहुंचेगी। पिछले दिनों तो बात यह आई कि कहां से बात को पकड़ा जाए कि कम से कम मानव अध्ययन की वस्तु है, ये पहला चरण है। यदि ये स्वीकार हो जाए तो मध्यस्थ दर्शन अध्ययन की वस्तु है, शिक्षा की वस्तु है, ये उसका दूसरा चरण होगा। जब कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब कोई एक व्यक्ति, चाहे वो आदरणीय बाबा जी के रूप में है, या वो कभी नंद कुमार जी के रूप में है, या वो कभी है ना किसी और ऐसे मित्र के रूप में है जो उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि ये इनका व्यक्तिगत एजेंडा है या ये किसी विचारक या किसी धारा विशेष का एजेंडा है। पिछले दिनों एक अच्छी बात पकड़ में आई जिसके आधार पे ऐसा लगा कि मानव का पहला चरण ये स्वीकार हो जाए कि मानव अध्ययन की वस्तु। तो इस बात पे ध्यान गया कि संविधान का प्रियम्बल हर कक्षा की हर पुस्तक में पहले पेज में अनुक्रम के पहले रखा हुआ है और वो प्रियम्बल ये कहता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध हो जाए, इस अर्थ में इस लोकतंत्र के पीछे मूल भावना है। तो मुझको लगता है कि बाकी पे हमारा ध्यान, बाकी सब इसी से निकला हुआ है, इसी को दूसरे शब्दों में कहा है तो सही अर्थों में तो शिक्षा एक मानव को एक ऐसा व्यक्तित्व दे सके कि वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय में जीने की और दूसरों को उसको प्रदाय करने की, देने की योग्यता को पा सके और ऐसा व्यवस्था का स्वरूप उसमें उपलब्ध हो जाए ताकि सभी ऐसा जी सकें। इसका नाम शिक्षा है। ये परिभाषित हो सके तो शिक्षा के मूल्यांकन का आधार बदल जाए कि शिक्षा सफल है या असफल है, इसको कैसे आंका जाए। तो ये बात दिल्ली में होना शुरू हुआ कि यदि प्रियम्बल में लिखे हुए आशय को, अब प्रियम्बल किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं, प्रियम्बल इस देश का है और वो सभी को स्वीकार है, उसको नकारने की ताकत इस भारत में रहने वाले किसी आदमी के पास, क्योंकि वो सर्वमानव अपेक्षाओं का ही स्वरूप है। तो यदि प्रियम्बल में लिखित अपेक्षाओं को शिक्षा पूरा करती है तो शिक्षा सफल है, यदि वो उसको पूरा नहीं कर पाती है तो शिक्षा असफल है। इसको नहीं नकारा जा सकता। तो कम से कम मैं फिजिक्स पढ़ाऊं कि केमिस्ट्री पढ़ाऊं कि बायोलॉजी पढ़ाऊं कि अर्थशास्त्र पढ़ाऊं कि मनोविज्ञान पढ़ाऊं, मानसिकता कैसी हो ये उसमें एक मूल चीज है। उस मानसिकता के साथ फिर योग्यताएं बाकी स्किल के रूप में और भाषाओं के रूप में और गणित के रूप में कैसी हों। तो मानसिकता के साथ एक व्यक्ति ऑपरेट करता है, एक व्यक्ति जीता है। तो मानसिकता का स्वरूप स्थापित कर पाना एक मुख्य आवश्यकता है। दर्शन के फैलाव के रूप में मानव मानसिकता को बहुत ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है, जिया जा सकता है।
इस क्रम में जो एक स्थिति बनी है ये बहुत एक आश्वासन देती है। जिस तरह की पीड़ाओं से एक परिवार के भीतर और एक समाज में स्थितियां गुजरती हैं, उन सब के लिए बहुत एक आशा की किरण जगी है और ये दिखाई देता है कि एक रास्ता है। तो इस क्रम में शिक्षा और व्यवस्था की संपूर्णता को प्रस्तुत करने का क्रम जो विद्यालय में दी जाने वाली या विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, तो शिक्षा एक बड़ा कैनवस है। कैसे ये बड़ा कैनवस कम्युनिकेट हो पाए, तो इस सभा में हम सब इस क्लैरिटी के साथ हैं कि शिक्षा और व्यवस्था का स्वरूप मेरे भीतर और परिवार में और बाहर उसका फैलाव कैसे होगा, इस क्रम में ये सभा है। और समापन तक हम इस जगह में पहुंच पाएं कि सही अर्थों में हम में से हर एक व्यक्ति उस क्रम में अपनी भागीदारी को कैसे तय कर सके कि मैं कहाँ इसके किस भाग में शामिल हो सकता हूँ। इस आशय से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लगभग एक आशय जो शिक्षा और व्यवस्था में अंतर संबंध है और प्रचलित शिक्षा में हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, उसकी स्पष्टता हमारी बन सके। तो इस क्रम में जो स्थिति बनी है उसको आगे नीति के स्वरूप में साधन भाई रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा था कि टीम के रूप में एक परिचय हो जाए, ताकि उन लोगों से आप आवश्यकता अनुसार बात करते रहें। या मेरे पास सुविधा है कि हाँ, तो हम एक काम करेंगे कि विद्यालय की प्रस्तुति आएगी तो विद्यालय की टीम से परिचय करेंगे। तो विद्यालय की प्रस्तुति के समय विद्यालय की टीम यहाँ उपलब्ध रहे और चेतना विकास मूल्य शिक्षा की प्रस्तुति के समय वो टीम उपस्थित रहे और विश्वविद्यालय की प्रस्तुति के समय विश्वविद्यालय की टीम उपस्थित रहे, है ना। तभी समय है ताकि उसके आधार पर हम सब एक दूसरे का यहाँ सभी का हर एक से परिचय हो जाए, ताकि उस क्रम में हम एक दूसरे को कैसे सहयोग ले सकें, ये अपेक्षा इसमें निहित है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ इस क्रम में साधन भाई को आमंत्रित करता हूँ कि शिक्षा की नीति का स्वरूप, जो चर्चा मैंने आपसे की कि शिक्षा और व्यवस्था में अंतर संबंध है, उसमें उसको शिक्षा नीति के रूप में कैसे कहा जाए और शिक्षा की नीति एक बार हम ठीक से पहचान सकें तो उसके आधार पर आगे का काम कैसे आगे बढ़ेगा। साधन भाई। आदरणीय साहनी जी, मंच में उपस्थित आदरणीय भाई बहन और यहाँ पर उपस्थित सभी जिज्ञासु, विद्वान और निष्ठावान भाई बहन, शिक्षा के बारे में हम लोग इसमें जुड़कर बहुत दिनों से सोच रहे हैं। राजन महाराज जी ने जहाँ से पूरे चीज को बताया कि एक नई चीज बाबा जी ने दिया और उस समय हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं उसी समय से जुड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे चीज़ों को अपने आंखों के सामने स्पष्ट होते हुए देख रहा हूँ। शिक्षा की नीति के रूप में पूज्य बाबा जी ने एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखा हुआ है। हम सब लोगों ने उसको कई बार पढ़ा है, उस पर लंबी लंबी चर्चाएं भी की है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस बनाने के मुख्य बिंदुओं को बाबा जी ने लिख के दिया है काफ़ी पहले से, और हम लोग लगातार उस पर कोई प्रयास भी किए हैं। शिक्षा नीति के बारे में यदि कोई बात कहना चाहूँगा तो शिक्षा तो अभी भी हम लोग दे ही रहे हैं। पूरी दुनिया में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और एक बहुत लंबा चौड़ा बजट उसके लिए बनाया गया है। पूरे दुनिया के इतिहास को देखें तो पूरे दुनिया में 3 प्रकार के क्लास होते थे। पूरा समाज 3 भागों में बटा था। यदि मानव इतिहास के बहुत प्रारंभिक समय को देखने जाएंगे तो एक तो सैनिक होते थे, वॉरियर क्लास कहलाता है, दूसरा बिजनेस क्लास होता था, व्यापारी, और तीसरा लेबर क्लास जो श्रमिक कहलाते थे। लेकिन हमारे देश में उससे भिन्न परिस्थिति थी। एक और क्लास को माना गया
उसमें शिक्षा को एक बहुत बड़ा भाग माना गया। पढ़ने पढ़ाने अध्ययन करने कराने वाले को भी एक अलग से क्लास माना गया। और ऐसा ही मैंने सुना है कि ईरान में भी इस प्रकार की सोच को बनाया गया। वो कहाँ तक पहुंचा, उसके क्या दुष्परिणाम हुए, वो हम सब लोगों को पता है। लेकिन एक चीज तो स्थापित हो गई है पूरे संसार में कि शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा देने वाले शिक्षक और प्रोफेसर कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो पद हमेशा बना रहता है। उनका पद छूट जाए, आयु रिटायरमेंट होने की हो जाए, उसके बावजूद। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो थ्योरी है, इस प्रकार की मान्यता है, भारत से चली है। तो हम मानते हैं कि भारत ने एक काम तो बड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है और वो शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षक के द्वारा ही ये जाएगा, ये चीज़ें स्थापित हुई। लेकिन जब शिक्षा की बात आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि शिक्षा के लिए कुछ बहुत छोटी छोटी और संख्या में बहुत कम अवधारणाएं हैं जिनको पूरी शिक्षा में एक बच्चे के मन में बैठाना पड़ता है। तो वो शिक्षा प्रारंभ हुई पहले आदर्शवादी शिक्षा के आधार पर, जिसमें केंद्र में एक चीज रही, उसको हम ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर के साथ आत्मा इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो अलग है या अलग नहीं है, ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ। और ईश्वर एक प्रकार से शासन करता है, ईश्वर के नियंत्रण में पूरी दुनिया है और वही नियंत्रण मानव को करने की आवश्यकता है। इसी आधार पर, उसके आधार पर शिक्षा की रचना हुई। उसी को जब हम और आगे ले गए तो उसी के आधार पर व्यवस्था तंत्र या शासन तंत्र की रचना हुई, जिसमें राजा केंद्र में बैठा। ईश्वर के जितने भी अधिकार थे वो राजा के पास आ गए और वो राजा उस अधिकार से पूरे प्रजा को संचालित करता था। किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति बदलने पर दंड और जो इनाम देने का प्रावधान था वो राजा करता रहा। तो मूल जो मान्यताएं हैं, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष, इनको केंद्र में रखकर इनको पाने के लिए, इन चारों चीजों को पाने के लिए एक प्रकार से पूरी समाज की रचना की गई, संविधान बनाया गया, शिक्षा बनाई गई, सभ्यता और संस्कृति बनाई गई। तो सभ्यता, संस्कृति, ये दोनों चीज और इसके साथ शिक्षा और विधि या संविधान, ये चारों चीजें साथ में मिलकर एक छोटे बच्चों के मन में देने की बात की गई। न केवल छोटे बच्चे, यहाँ से लेकर शरीर यात्रा के अंतिम समय तक इसको मानने की, समझने की और जीने की जरूरत पड़ी ताकि वो लक्ष्य हम पा जाएं। ये एक चरण पूरा हुआ। एक समय में इस पर प्रश्न चिन्ह उठे यूरोप में और धीरे धीरे एक प्रकार से ये जो चीज है लगभग छूट ही गई है। लेकिन यूरोप में 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में विशेषकर से दूसरे प्रकार के मान्यताओं को माना गया कि ईश्वर नाम की वस्तु का कोई अस्तित्व है, ये प्रमाणित नहीं हो रहा है। आत्मा जैसी चीज़ों का कोई अस्तित्व है, इसको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो कर्तापद जैसी चीज है वो अंततः ब्रेन को मान लिया गया। तो इसको हम भौतिकवादी विचारधारा के रूप में जानते हैं। इसी को हम साइंटिफिक जो नॉलेज है उसके नाम से जानते हैं। तो भौतिकवादी विचारधारा या साइंटिफिक नॉलेज एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द के रूप में इस पूरे समाज में व्याप्त हो गया और फिर उसके आधार पर संविधान बना और जिसको हम सेक्युलर संविधान कह रहे हैं। पहले जो संविधान बना था उसको धार्मिक संविधान कहते थे, अभी जो है सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा जा रहा है। संविधान बना, इसके आधार पर जो शिक्षा बनी उस शिक्षा के मूल में आत्मा और ईश्वर और स्वर्ग नरक और मोक्ष जैसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। मूल में लक्ष्य जो है फिर स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लक्ष्य को भौतिकवादी विधि से ये सोचा जा रहा है कि हर मनुष्य को भोजन मिले, हर मनुष्य को कपड़ा मिले, हर मनुष्य यदि जेल में भी हो तो उसको कई प्रकार की सुविधाएं मिले, यहाँ तक सोचा गया। तो ये जो मूल मान्यताएं हैं, जो भौतिकवादी मूल मान्यताएं हैं, इसके आधार पर शिक्षा बन रही है, संविधान बन रहा है, इसके आधार पर सभ्यता और संस्कृति भी बन रही है। इसके हमको कुछ तात्कालिक रूप से फायदे भी दिखे। जैसे हमारे देश में तो कम से कम मैं कहूँगा कि जो एक विशेष प्रकार के समुदाय में छुआछूत जैसी चीजें थी कुछ कम हुई है।
दूसरी चीज और कहूँगा, जो बहुविवाह, बाल विवाह और इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस पर भी पूरे विश्व स्तर पर या हमारे देश के स्तर पर तो बहुत अधिक नियंत्रण आया हुआ है। मानव के रूप में पहचान के जो निर्वाह करने की चीज थी, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। मनुष्य को जो घृणा करने की बात थी जन्म के आधार पर, वो चीज भी काफी सीमा तक दूर हुई है। तो ये उसकी उपलब्धियों को हम मान सकते हैं। लेकिन जब हम मध्यस्थ दर्शन के आधार पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मध्यस्थ दर्शन की जो मूल अवधारणा है वो आप सभी को बहुत पता है, उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन एक सामान्य एक अवधारणा है कि शरीर और जीवन दो भिन्न प्रकार की चीजें हैं जिसके आधार पर शिक्षा बनेगी। जीवन वास्तव में गठनपूर्ण परमाणु है जो क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता को प्राप्त करता है, और वही फिर मानव का लक्ष्य बनता है। तो क्रियापूर्णता पूर्वक मानवीय आचरण को जी लेना और आचरण पूर्णता के प्रमाण के रूप में उसको शिक्षा और व्यवस्था परंपरा में स्थापित कर देना, कुल मिला के शिक्षा का काम होता है। तो ये जो अवधारणाएं हैं, जीवन है, इसको आज की भौतिकवादी शिक्षा बिल्कुल नहीं मानती है। गठनपूर्ण परमाणु नाम का कोई चीज है, इसके अस्तित्व को आज की शिक्षा बिल्कुल नहीं स्वीकारती है। न क्रियापूर्णता को स्वीकारती है, न आचरण पूर्णता को स्वीकारती है। तो पहली बात यह है, ये हम इस घाट पर हैं कि इसको मानव जाति स्वीकार ले, मानव जाति तब उसको शिक्षा मानेगी। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि ईश्वर भले ही परंपरा में शब्द के रूप में प्रचलित रहा, लेकिन हमारे और आपके बीच में या हम सभी के भीतर जो खाली स्थान है, जिसको हम शून्य कह रहे हैं, व्यापक वस्तु है। ये व्यापक वस्तु एक प्रकार से वॉइड के रूप में तो भौतिकवादी मानते हैं, लेकिन ये ऊर्जा है, ये चेतना है और ये ज्ञान है और ये पारगामी है। इस चीज को अभी नहीं माना जा सका। तो मध्यस्थ दर्शन के आधार पर जब भी शिक्षा बनेगी, उसके मूल में ये दोनों चीजें होगी, और इसके आधार पर मानवीय संविधान, जिसका एक स्वरूप बाबा जी ने लिख के रखा हुआ है, आप लोग जानते हैं, इसको अध्ययन भी करते हैं। मानवीय संविधान, मानवीय शिक्षा और मानवीय सभ्यता और मानवीय संस्कृति, इन चारों को विस्तार रूप में बनाकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े तक के लिए यदि हम उसको प्रावधान बना सकें, उसके अध्ययन की विधि बना सकें और इस शिक्षा परंपरा में स्थापित कर सकें। शिक्षा परंपरा में स्थापित करने का अर्थ है कि शिक्षा इसको मान ले, क्योंकि शिक्षा का जो मूल अवधारणा है आज, वो भौतिकवादी है। और जैसे ही हम इन अवधारणाओं की बात करते हैं, तो इनको मानने के लिए कुछ एक निश्चित विधि है, कुछ तरीके हैं। उसी तरीके पर यदि हम चलते हैं तो ये मान्य होंगे, नहीं तो नहीं मान्य होंगे। जिसको यदि मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो रिसर्च पेपर कहते हैं, और रिसर्च या कुछ PhD कहते हैं, वो हो जाए। उनमें यदि ये चीजें उतरती है तो इसकी मान्यता होगी, जीवन की मान्यता होगी, गठन पूर्णता की मान्यता होगी, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की मान्यता होगी, फिर मानवीय व्यवस्था की बात होगी। तो यदि ये चीज शिक्षा में स्थापित नहीं होती है और हम इसको शिक्षा में किसी विधि से लेके भी जाएं, तो वो स्थायी नहीं होगा। क्योंकि आज भी शिक्षा में दर्शन पढ़ाया जाता है, सभी दर्शनों को पढ़ाते हैं, सभी प्रकार के धार्मिक चीजों को पढ़ाते हैं, पर वो शिक्षा का मुख्य भाग नहीं। जो स्कूली शिक्षा को हम देख रहे हैं, महापुरुषों को पढ़ाने का तो प्रावधान है, ऋषियों को पढ़ा देते हैं, ऋषियों की कहानी है, महात्मा बुद्ध की कहानी है, महावीर स्वामी की कहानियां हैं, विवेकानंद की कहानी पढ़ाए जाते हैं, मोहम्मद साहब की कहानी है, ईसा मसीह को पढ़ाते हैं। तो इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ाने को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब उनके शिक्षा की बात में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, ये सब बातें कहते हैं। लेकिन जो दर्शन के मूल बिंदु है, वहां पर जाना इस जो शिक्षा की मुख्य धारा का काम नहीं है। तो निवेदन इतना ही करूंगा कि शिक्षा की जो मूल वस्तु है मध्यस्थ दर्शन में, उसके आधार पर पूरी शिक्षा को बनाना, और उसको बनाने के पहले रिसर्च के द्वारा इसको उनके जो भौतिकवादी मापदंड हैं, मुझे नहीं मालूम इस मापदंड में ये कितना खरा उतरेगा, लेकिन वहां पर एक प्रयास तो करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम उस प्रयास को नहीं करके हम शिक्षा में लेके जाएंगे, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद ये फिर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये मूल मान्यताओं के खिलाफ है। तो शिक्षा नीति का जो केंद्रीय भाव है वो इसी के आधार पर चलेगा। इतना निवेदन करना है आपको। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साधन भाई। तो मेरे को लगता है कि सभा
के सामने जो फ्लो चल रहा है, क्योंकि हम सभी अध्ययन से लगभग गुजर रहे हैं या गुजरे हुए लोग हैं, तो हम समझ पा रहे हैं। ओके, हाथ नहीं उठ रहे, इसमें तो कोई हाथ नीचे रख नहीं सकता ना। कौन कहेगा मैं नहीं समझ पा रहा। तो लगभग चाय खोलने को है, पत्ती और चीनी डल गई है, दूध डलना शेष है, तो कुछ देर बाद चाय उपलब्ध होगी। इसी क्रम को अब यदि नीति का स्वरूप ऐसा है, नीति के बारे कुछ बात हमारी क्लैरिटी हो गई, तो सम्मेलन का प्रयोजन कैसा है, उसके आधार पर शिक्षा को किस तरह से हम सब मिलके सोच रहे हैं। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो उसके आधार पर नीति का स्वरूप उसके लिए कैसा होगा, और नीति के आधार पर पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा। इसके लिए मैं योगेश भाई को आमंत्रित करता हूं। योगेश शास्त्री। योगेश भाई मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले। साधन भाई का मैंने परिचय इसलिए नहीं कराया कि सभी परिचित हैं। कितने लोग परिचित नहीं है? नहीं, तो साधन भाई का परिचय पहले करा देता हूँ एक बार, तब तक योगेश भाई आ जाते हैं। साधन भाई, संयोग ऐसा है कि इसी जगह से 5 किलोमीटर दूर में नंदनी माइन है। आपके पिता वहाँ जॉब में रहे, मूलतः आप बंगाली हैं, और इंजीनियरिंग माइनिंग में आपने इंजीनियरिंग किया, NIT रायपुर आजकल है, और ग्रेजुएशन से ही आपकी कुछ इस तरह की चीज़ों में रुचि रही, और संयोग रहा कि आदरणीय राजन महाराज जी भी नंदनी में ही रहते थे, और महाराज जी के पास आदरणीय नागराज जी आते थे। उस क्रम में एक संयोग ऐसा रहा कि आपकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में ये पता चला कि किसी चट्टान से आमना सामना हुआ। साधन भाई ऐसे ही बताते हैं कि एक व्यक्ति जिस ऊंचाई के साथ खड़ा है और उसकी आंखों में जो विश्वास है, उसके शब्दों में जो स्थिरता है, वो मेरे पास नहीं है, ऐसा एहसास मुझको पहली मीटिंग में हो गया। उसके पहले मैं भी अपने आप को किसी ऊंची जगह में मानता था। तो साधन भाई ने निर्णय लेने में देर नहीं की, और पिछले लगभग कितना 20 वर्ष मान लें, 24 तो 24 साल 12 साल में भारत में एक चक्र की बात करते हैं, एक तपस्या का एक चरण पूरा होता है, तो इनकी तपस्या के 2 चरण पूरे हुए हैं। सुधर रहे। देखो, ये ऐसा कहेंगे जिसमें एंट्री का दरवाजा है, बाहर निकलने का नहीं। तो सुधरना अब हमारी मजबूरी भी है, हमारी आवश्यकता भी है, हमारी खुशी भी है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मान के साथ योगेश शास्त्री जी को। योगेश शास्त्री जी और इनकी धर्मपत्नी स्वर्णा बहन, आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से ही साथ में रहे और प्रयोजन के अर्थ में वहीं एक दूसरे को पहचान लिए, और फिर ये प्रयोजन की यात्रा नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। उन्होंने देश भर में ऐसे दंपतियों का आह्वान किया जो कि बिना किसी, जो गांव में रह के और ग्रामीण विकास में कोई योगदान देना चाहते हैं, तो आपने ऐसा निर्णय लिया। उसी संयोग में विद्या से परिचय हुआ। पिछले लगभग 8 साल से आप संस्थान में रहते हुए, और जो भी आज एक स्वरूप आपको दिखाई देता है, और बहुत सारे मित्र हमारे साथ में, भाई बहन साथ में मिलके एक बहुत अच्छे मन से लगे हैं। योगेश भाई। एक एक विद्यालय अपना प्रस्तुत करेंगे, उसमें वो फ्लो बना रहेगा। जहां मेरा ध्यान गया है वो है कि ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने वाले जो हम आप जैसे लोग हैं, जो आज अभी प्रौढ़ कहे गए हैं, उनकी मानसिकता में क्या बिंदु आने से ये पाठ्यक्रम तैयार करने में न्याय होगा, ऐसे कुछ बिंदु मैंने छाटे हैं। ठीक है सुमरे? बहुत बढ़िया। तो सभा की अनुमति चाहता हूं। राजन महाराज जी, साधन भाई, अनिता दीदी, सुरेंद्र पाल भैया जी, निधि दीदी, सुरेंद्र भाई, साहनी जी, ये सब वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हम लोग अपनी यात्रा आज छोटी में शुरू किए। उसका एक छोटा सा
प्रस्तुति सोम भाई ने किया, और बहुत सारे मित्र हैं, पिछले 8 वर्षों से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, तो उसका एक रिव्यू तो सबके पास उपलब्ध हो ही गया है। आज उसकी एक इंटरकनेक्टिविटी का समय है। ये समय ऐसा है जहां बाबा जी सशरीर उपलब्ध नहीं है। 2 वर्ष पूर्व तक इस संस्थान में जो कुछ भी नीतिगत निर्णय हुए उस सब में बाबा जी का सीधा सीधा मार्गदर्शन उपलब्ध रहा है। और इन 2 वर्ष के उपरांत हम लोग इस एक अवसर पर पुनः सब इकट्ठा होकर ये सारी एक सूत्रता को आत्मसात करने के प्रयास में हैं। और ये सारा होते के क्रम में जो जो हमारी मानसिकता में घट रहा है उसी का परावर्तन में पाठ्यक्रम निर्माण होने वाली इस टीम के रूप में इसको देखता हूं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कल शाम तक यहां से कोई व्यक्ति ऐसा न छूटे कि वो किसी न किसी टीम में सहभागी नहीं है। ये इतना टफ टास्क नहीं है, लेकिन ये आज की एक आवश्यकता है। यदि शिक्षा के माध्यम से हम समझ को समाज तक ले जाना चाहते हैं तो आज हम लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस प्रक्रिया में भाग लेकर और वो जो कुछ अनसुलझे प्रश्न है शिक्षा में उनको उत्तरित करने का हमारा एक सबका सम्मिलित प्रयास हो। जिस तरह से प्रतिसाद आया है उस प्रतिसाद से हम सबका उत्साह बढ़ा है, और कल शाम तक इस उत्साह का एक व्यवस्थित टीम बिल्डिंग में उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा, इस उम्मीद के साथ। तो जैसा सोम भाई ने कहा और साधन भाई ने जैसा एक अपेक्षा रखी कि वर्तमान शिक्षा में रिसर्च मेथोडोलॉजी से, तर्क विधि से हम शिक्षा के सामने ये 3 पूर्णताओं को हम अगर ले पाएंगे तो मध्य दर्शन शिक्षा की वस्तु बन सकता है। उससे हम सभी सहमत हैं। अब इस रिसर्च को करते समय हम सब साथ साथ काम करेंगे, हम संबंधों में काम करेंगे, हम बच्चों के साथ भी काम करेंगे। तो हम लोगों की मानसिकता में ये पाठ्यक्रम कैसा है उसका एक छोटा स्वरूप मैं आपके सामने रखता हूं। कक्षा 1 से 5 में संबंधों पर ध्यान दिया गया है। कक्षा 6 से 12 तक दर्शन के परिचय के साथ 25 प्रकार के स्किल्स की भी बात की गई है, और ग्रेजुएशन में इसका जो फिनिशिंग पार्ट है वो रखा गया है। तो अब हम जब जब पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे तो कक्षा 1 से 5 में जो कुछ भी आएगा वो सारा संबंध प्रधान है, और 6 से आगे दर्शन की पूर्ण सूचना के साथ कुछ अभ्यास भी हैं, जिसको बाबा जी ने व्यवहारिक शब्द दिया पेट के लिए शिक्षा, और ग्रेजुएशन में उसकी फिनिशिंग है। इस एक सूत्रता के साथ अमरकंटक से लेकर रायपुर तक ये जो 300 किलोमीटर का परिसर है उसमें ये शिक्षा का स्वरूप खड़ा हो रहा है। तो कुछ कोर मुझको मेरा ध्यान गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि ये निर्माण करते समय जो मुख्य बिंदु है वो है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो हम सब साथ काम करेंगे तो हमारी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के अभ्यास जितने अपने में खुलेंगे उतना रिफ्लेक्शन पाठ्यक्रम की निर्माण में हमको दिखने लगेगा। जैसे विद्यार्थी की एक चित्रण क्षमता है, वो क्या क्या चित्रित कर रहा है। हम लोगों के व्यवहार चित्रित हो रहे हैं, हम लोगों के कार्य चित्रित हो रहे हैं। इस व्यवहार कार्य के पीछे जो हमारा विचार शैली है वह भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उस विचार के मूल में जो दर्शन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके रिफ्लेक्शन है। तो बारीक मुद्दों पर जितना हम लोगों का ध्यान जाएगा उतना ही ये पाठ्यक्रम ताकतवर बन सकता है, ऐसा हम लोगों का एक विश्वास बना है।
ये होते समय क्या है, एक प्रक्रिया बाबा जी ने दिया है। यहाँ जो कुछ बोर्ड लगे हैं वो बोर्ड के, मैं ये भी कहूँगा कि कुछ स्नैप्स अगर आप ले सकते हैं तो उसमें कुछ कुछ बिंदु छाटे हुए हैं। उसमें एक अवधारणा प्रक्रिया बहुत सुंदर विश्लेषित की है। हो सकता है ये पाठ्यक्रम निर्माण में हमको सहायक हो। प्रथम शिक्षा माता पिता का है, उसका जो दूसरा स्वरूप है वो परिवार, तीसरा चरण आता है परिवार संपर्क, और चौथा है शिक्षा केंद्र, पांचवा है समाज रूपी वातावरण। तो इस तरह से माता पिता, परिवार, परिवार संपर्क, शिक्षा केंद्र और वातावरण, ये सम्मिलित स्वरूप में विद्यार्थी के मन में यह अवधारणा स्थापित हो जाती है। ये प्रक्रिया दिया हुआ है। तो हम अपनी स्थितियों को हम मूल्यांकित करते हैं कि फिर मेरा स्वयं पर, माता पिता, हमारा परिवार, परिवार संपर्क, जिस शिक्षा केंद्र में हम भाग ले रहे हैं वो शिक्षा केंद्र का स्वरूप और वातावरण, इन कड़ियों से अवधारणा होने की बात कही गई है। ये सबसे क्या होगा या क्या हो रहा है, तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य रखा गया है कि प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना, ये परिमार्जन ही धीरे धीरे संस्कार की पूर्णता तक पहुंचता है, जिसको हम सामान्य भाषा में स्वीकृतियां कहते हैं। तो क्या चीज की स्वीकृतियां, क्या चीज में ये पूर्ण होता है, तो जो लक्ष्य है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो मूल रूप में व्यवस्था स्वीकृत होने पर धीरे धीरे ये परिमार्जन का कार्य शुरू होता है। तो जो हम लोग यहां पर जुटे हुए हैं, लगभग 67 परिवार जैसा संख्या है, ये सब एक व्यवस्था को भी पहचान रहे हैं। भविष्य में बच्चा क्या करेगा, कहां पर ये एब्सॉर्ब होगा, उसकी क्या व्यवस्था है, ये भी धीरे धीरे पाठ्यक्रम में होने पर बच्चे के मानसिकता में लक्ष्य की स्थापना होना, यह इस पाठ्यक्रम का एक और सूक्ष्म मुद्दा समझ में आता है। पिछले 8 वर्षों में धीरे धीरे, मैं अपनी व्यक्तिगत यात्रा शेयर कर रहा हूं, धीरे धीरे शिक्षा पर हमारा ध्यान गया है। और एक निष्कर्ष आपके सामने रखता हूं, कितना सही है गलत है आप स्वयं जान सकते हैं। आज के विद्यार्थी के सामने लक्ष्य ही नहीं है। क्या लक्ष्य है, तो स्पर्धा है। आगे क्या जाना है, क्या होना है, इसका कोई ध्यान नहीं है। फलस्वरूप एक तरह का स्पर्धात्मक निकलने के बाद वो खालीपन महसूस करता है। तो यदि हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो हम बच्चे को लक्ष्य स्थापित कराने में सफल हो गए तो हमारा पाठ्यक्रम सफल है, अन्यथा भटका हो। तो लक्ष्य की स्थापना हो पाना, हम करा पाना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा सब कुछ समर्पित हो पाना, यह भी एक पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में हमको समझ में आता है। यह स्वीकार है कि वर्तमान की जितनी जटिलताएं हैं अव्यवस्था की, इसको झेलते झेलते हमको पार पाना है। पर ऐसा भी ध्यान गया है कि बहुत सारा समय हमारे पास उपलब्ध है। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम यदि ये पाठ्यक्रम तैयार करने वाली कुछ टीम में अगर हम लोग भागीदारी लेंगे तो मैं एक आश्वासन आपको दे सकता हूं, यह आपके वैयक्तिक कार्यक्रम को एक ताकत दे सकता है। तो लक्ष्य की स्थापना करा पाना और ऐसा लक्ष्य की स्थापना कराते समय वह सारी छोटे छोटे अभ्यास हमारे पाठ्यक्रम में आना। एक उदाहरण शेयर कर सकता हूं। हम लोगों का जब भी कभी परिचय शिविर में जाना हुआ, कम से कम मेरा, तो मैं एक सोचता हूं कि परिवार में ही रुकूं जहां कहीं भी गया, क्योंकि बात ही परिवार मूलक है। तो मैंने इतने बढ़िया बढ़िया अभ्यास परिवारों में देखे, पहचाने, सीखे। इतना बढ़िया अभ्यासरत परिवार फिर आखिर विवाद किस मुद्दे का है? तो निष्कर्ष रूप में समझ में आया, ये जो अभी अभ्यास है वह एक प्रकार से अकेले अकेले में अभ्यास हो गए। किसी पति का कुछ अभ्यास है तो किसी पत्नी का अभ्यास है, किसी भाई का अभ्यास है, किसी माँ का अभ्यास है, किसी सास का अभ्यास है। हर एक के अकेले अकेले अभ्यास है, अच्छे अभ्यास है, लेकिन इन अभ्यासों को जोड़कर वह कोई शिक्षा का वस्तु नहीं बन पाया है। इसलिए मां चली गई, मां के साथ अभ्यास चले गए, पिता चले गए, पिता के साथ अभ्यास चले गए।
तो जितनी भी वरिष्ठ पीढ़ी के कुछ अवशेष हम लोगों में दिखते हैं वो सब तो खत्म हो गया, और होने के बाद हम लोग कह रहे हैं मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मेरी माँ ऐसे करती थी। तो जब भी हम परिवारों में थोड़ा सा काम किए तो फिर मैं एक जगह परिवार में बैठा ही किताब कॉपी लेकर के, उसमें इंस्टेंस था कि वो सासू माँ और उनमें कुछ बन नहीं रहा था, है कि नहीं। तो सब्जी कैसे काटना इस जगह पर झंझट, उसने ऐसी सब्जी लाई, उसने वैसी सब्जी लाई, मतलब ये छोटे छोटे मुद्दों में, और इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। फिर हम लोग साथ बैठे, सासू माँ ने अलग अभ्यास बताए, जो उनकी वो थी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बहू, हाँ, उन्होंने कुछ अभ्यास बताए। अब निकल के आए कि सासू माँ के अभ्यास तो बढ़िया है। अब इस अभ्यास को सीखने का बहू का मन तैयार हो, है ना। ये सासू माँ बहुत जेंडर बायस मत लीजिए, हम लोगों में भी बहुत कुछ है। हम लोग कहाँ ससुर से सुनते हैं, बहुत टाइम निकलने के बाद ससुर भी एक सीखने लायक शख्स है, ऐसा ध्यान जाता है। तो परिवार में, समाज में, जहां जहां भी हमको अच्छे अभ्यास होते हैं, और ये मैंने बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया में देखा, हम किसी के भी परिवार में जाते हैं, किसी भी समाज में जाते हैं, वहां के क्या बढ़िया अभ्यास है उस पर हमारा एक नेचुरल ध्यान चला जाता है। तो फिर मैं भी एक छोटा अभ्यास कर रहा हूं, क्या यह हमारा पाठ्यक्रम का वस्तु बन सकता है? ऐसे छोटे 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 अभ्यास को जोड़ने से, बच्चे में एक भाव जगने से उसको लगता है कि ये शिक्षा में जो पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, ये काम की है, क्योंकि इसका परिवार में मूल्यांकन है। तो ऐसा एक छोटा सा काम हम लोगों ने यहां पर शुरू किया है, जिसको दिनचर्या हमने नाम दिया है। यथावकाश जब भी समय होगा हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तो फिर पाठ्यक्रम में ये आया कि जीने के लिए पाठ्यक्रम है। ऐसा पाठ्यक्रम को पढ़कर, समझकर मैं जी पाऊं, अपने भावों को व्यक्त कर पाऊं, जो मैंने सीखा है, समझा है, उसको प्रमाण कर पाऊं। अगर ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने में पाठ्यक्रम निर्माता इस जीवन शैली को अपनाकर, जो मध्यस्थ दर्शन ने प्रस्तावित किया है, ऐसी अवधारणा को अपनाकर, और अगर हम साथ काम करते हैं तो देखते देखते ये जितने मतभेद हैं वो न्यून की जगह पर जाकर एक बढ़िया सुसंगठित समाज का स्वरूप इन बच्चों को दिख सकता है। उसका छोटा सा माध्यम हो सकता है ये पाठ्यक्रम तैयार करने वाली टीम। बहुत अच्छा माहौल है इस समय अछोटी में, बहुत सारे विभिन्न व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, और जो भी छोटे मोटे बच्चे हमारे पास हैं उन सबके साथ उन व्यक्तित्वों का एक अंतर संबंध विकसित हो रहा है। हर एक जना से बच्चे सीख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो 5-6 साल काम हुआ है, 7 साल काम हुआ है अभिभावक विद्यालय में, वो एक बेसिस का काम कर रहा है, स्वीकृतियों का काम कर रहा है। अब आगे 6 से 12 तक ये स्वीकृतियां श्रेष्ठता की तरफ कैसे पहुंचे, उस क्रम में हम इसमें जुटे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत व्यावहारिक, थोड़ा सा तात्विक, ऐसा मिला जुला अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत सुखद इस टीम बिल्डिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं इस मंच से सभी की ओर से, और खूब सारा स्वागत संस्थान प्रतिनिधि की ओर से मैं आपका करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग इतनी दूर से आए, और एक गहन मुद्दे पर हम लोग 2 दिन चर्चा करेंगे। कुछ एक घोषणाएं, भैया 3-4 घोषणाएं हैं मैं करना चाहता हूं। ये घोषणाएं इस तरह से है कि ये सम्मेलन, जैसा हमने कहा है, ये एक परिवार भाव का प्रकटन है। तो 3-4 समय है इसके, चाय का समय है, भोजन का समय है ना, कुछ अल्पाहार का समय है। तो स्वयं स्फूर्त विधि से किचन तक पहुंचने का एक छोटा सा अपील करता हूं। एक मिनट थोड़ी सी बात करनी। ये जिनने आवाज दिया वो उसका व्यवस्था संभाले हुए हैं। सब लोग पहुंचने से उनको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग साथ में। वैसे ही इस मंच सज्जा को करने में या रूम्स का जो कुछ करने में हमारे पीछे की टीम काम कर रही है, उसमें गोपाल भाई हैं, धीरेन भाई हैं, महीन भाई हैं। इनके पास भी पहुंचिए, कुछ काम हो तो बताएं, उनको भी ऐसा ना लगे कि हम कोई अकेले हैं। तो ये सारे परिवार मिलजुल कर इस सम्मेलन को पूरा कर रहे हैं। तो जो समय सारणी दिया है उसके पूर्व ही अगर हम लोग वहां की जगह पर पहुंचते और कुछ काम अपने हाथ में लेते हैं, तो क्या ये भी एक पाठ्यक्रम हो सकता है कि सम्मेलन कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। हर एक का रजिस्ट्रेशन होने से एक हम लोगों के पास डाटा आएगा, और भविष्य में जब कभी इस तरह का आयोजन होगा तो हम लोग उनके साथ संपर्क कर सकेंगे। धन्यवाद सोम भाई, बोलने के लिए थोड़ा सा जो समय दिया और धैर्य से इन मुद्दों को सुना। नमस्ते।